मैं सुरेश भारद्वाज, लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल गागड़वास, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हमारी कक्षा 10-1 राजनीति विज्ञान और उसका टॉपिक रहेगा विधायिका। प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि हम भारत में रहते हैं और भारत ने लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली को अपनाया है। लोकतंत्र जहां पर होता है वहां पर जनता को पूरे अधिकार होते हैं और जनता अपना शासक स्वयं चुनती है। तो इसी प्रक्रिया में आज हम जो हमारी विधायिका है उसके बारे में विस्तृत रूप से आपको समझाएंगे। सर्वप्रथम मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि सबसे पहले सरकार किसे कहते हैं? आप सरकार से क्या समझते हैं? सरकार, सबसे पहले विधायिका के बारे में चर्चा करने से पहले हम सरकार के बारे में जानेंगे कि सरकार आप किसे कहेंगे। सरकार वो संस्था होती है जो कि शासन और प्रशासन का काम पूरे देश के लिए या राज्य के लिए करती है। यानी कि सरकार की जिम्मेवारी होती है प्रशासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना। उसी की जिम्मेदारी बनती है कि राज्य में और देश में कानून व्यवस्था और प्रशासन संबंधी सारे निर्णय सरकार करती है। और इस सरकार का अर्थ जानने के पश्चात हम आते हैं कि सरकार के कितने रूप हैं, यानी कि सरकार के अंग कितने हैं, सरकार के कितने प्रकार हम बांट सकते हैं। तो सरकार को 3 अंगों में बांटा गया है भारतीय लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के तहत। 3 अंग सरकार के। तीन अंग। पहला विधान पालिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। विधान पालिका कानून बनाने का काम करती है। कार्यपालिका उस कानून को लागू करती है और न्यायपालिका उसकी कानून की जो है उसकी व्याख्या करती है। यानी कि ये सरकार के 3 अंग हैं जो कि बिल्कुल अलग अलग अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। जो आज का हमारा जो टॉपिक है विधायिका, आज हम सरकार के जो पहला अंग है विधान पालिका, जिसको विधायिका भी कह सकते हैं और हम संसद भी कह सकते हैं, आज हम विधायिका के बारे में आपको विस्तृत रूप से बताएंगे। प्यारे बच्चों, अभी मैंने आपको बताया कि जो विधायिका है, जो विधान पालिका है, उसका जो मुख्य कार्य है वो है कानून बनाने का। तो इसके लिए सबसे पहले हम विधायिका की विस्तृत चर्चा करेंगे। क्या है ये विधायिका? क्या है ये विधायिका? विधायिका जनता द्वारा निर्वाचित होती है। पहला सिंपल और इसकी परिभाषा बताना पड़े आपको, तो वो ये कि विधायिका जनता के द्वारा निर्वाचित होती है और जनता के प्रतिनिधि के रूप में, जनता द्वारा निर्वाचित और जनता का प्रतिनिधित्व करती है। विधायिका जनता द्वारा चुनी जाती है और जनता के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती है। और जो इसका मुख्य कार्य है वो है देश के लिए कानून बनाना
संशोधन करना कानूनों में, और जो कानून पुराने हो चुके हैं उनको हटाना, ये विधायिका के मुख्य कार्य हैं। अब इसको हम आगे, जो विधायिका है उसके दो स्तर हैं, एक राष्ट्रीय स्तर, दूसरा राज्य स्तर। राष्ट्रीय स्तर पर, जिसे हम संसद का नाम देते हैं, राज्य स्तर पर विधानमंडल, राज्य विधानमंडल। ये तो है विधायिका के स्तर। इसके पश्चात हम आपको बताएंगे कि जो भारतीय संसद है राष्ट्रीय स्तर पर, इसके दो सदन हैं। भारतीय संसद के दो सदन हैं, लोकसभा और राज्य सभा। ठीक इसी प्रकार राज्य स्तर पर जो विधायिका है उसके भी दो स्तर हैं, विधानसभा और विधान परिषद। इस चीज को ध्यान से समझिए कि विधायिका के जो स्तर हैं हमारे देश में, वो राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर। राष्ट्रीय स्तर पर संसद का नाम दिया गया है और उसके दो अंग हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक इसी प्रकार राज्य स्तर पर भी विधायिका की संरचना की गई है, स्थापित किए गए हैं, जिसे हम विधानमंडल कहेंगे, और इसके भी दो अंग हैं, विधानसभा और विधान परिषद। ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जो भी विधायिका है वो जनता द्वारा निर्वाचित होती है और जनता का प्रतिनिधित्व करती है। इतना होने के पश्चात अब आप इसके आगे में ये समझेंगे कि जो संसद है उसके दो अंग, लोकसभा और राज्यसभा। आगे हम इसी क्रम में ये समझाएंगे कि जो लोकसभा है और जो राज्यसभा है, इन दोनों में अंतर क्या है। पहले इनका हम अंतर स्पष्ट करेंगे और उसके पश्चात ये बताएंगे कि किस प्रकार से दोनों जो सदन हैं वो अपने अपने क्षेत्र में सही तरीके से किस प्रकार से कार्य करते हैं। लोकसभा और राज्यसभा, यहां मैं ये बताना चाहूंगा आप सभी को कि जो दो अंग हैं, लोकसभा और राज्यसभा, जो लोकसभा है उसको निम्न सदन कहा गया है, जो कि जनता द्वारा सीधे प्रत्याशी इसके चुने जाते हैं। इनके सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष किया जाता है। और जो हमारी राज्यसभा है, जिसको उच्च सदन कहा गया है, इसके सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। यानी उसका भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि किस प्रकार राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। अब राज्यसभा और लोकसभा का जो अंतर है वो मैं आपको यहां पर समझाता हूं। एक तरफ मैं लोकसभा लिख देता हूं और दूसरी तरफ मैं राज्यसभा लिख देता हूं।
जिससे आपको राज्यसभा और लोकसभा के में जो अंतर है वो स्पष्ट समझ में आ जाएगा। लोकसभा, पहला मैंने आपको बताया कि जो लोकसभा है वो संसद का निम्न सदन है। सबसे पहले ये बताया जाएगा कि ये निम्न सदन है। और राज्यसभा उच्च सदन है। दूसरा अंतर इनका जो कि सदस्य संख्या के आधार पर है। सदस्य संख्या, सदस्य संख्या के बारे में बताते समय मैं आपको यह बताऊंगा कि भारतीय संविधान में जो लोकसभा के सदस्यों की संख्या है वो मेंशन की गई है 552, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में वर्तमान समय में इनकी संख्या 545। अब इस संख्या का भी संविधान में विभिन्न प्रकार से डिवाइडेशन दिया गया है। ये मैंने आपको बताया कि ये निर्वाचित होते हैं जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, तो प्रत्येक राज्य और जो हमारे केंद्र शासित क्षेत्र हैं उन सभी को जनसंख्या के आधार पर चुनाव क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिन्हें सीट कहा जाता है। तो इनको हम सीट कह सकते हैं कि लोकसभा की अब वर्तमान में हम 545 सीटों के लिए चुनाव होता है, जिसमें से 530 जो सदस्य हैं वो राज्यों से चुने जाते हैं। 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं और 2 सदस्य एंग्लो इंडियन मनोनीत राष्ट्रपति के द्वारा। देखिए विद्यार्थियों के जो लोकसभा की सदस्य संख्या है वो 545 है, राज्यों से 530 सदस्य चुने जाते हैं और 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं और 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। यदि इन 543 में 2 एंग्लो इंडियन यदि सदस्य चुनकर आ जाते हैं तो इनको मनोनीत करने की आवश्यकता नहीं होती, और यदि 543 में कोई एंग्लो इंडियन को प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है तो राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। उठता है कि एंग्लो इंडियन से आप क्या समझते हैं बच्चों? एंग्लो इंडियन का जो शब्द है उसका अर्थ यह है कि एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंग्लैंड, इंडियन भारतीय, यानी कि 2 सदस्य ऐसे होने चाहिए जिनके माता पिता में से एक इंग्लैंड का निवासी हो और दूसरा भारतीय हो, यानी उनमें से कोई माता या पिता में से कोई भी एक उसका इंग्लैंड का निवासी होना चाहिए। यदि 543 सदस्यों में कोई एंग्लो इंडियन चुन करके आ जाता है तो राष्ट्रपति को मनोनीत करने की आवश्यकता नहीं होती। यदि 2 सदस्य चुनकर नहीं आते हैं तो राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। अब हम इस सदस्य संख्या को इधर देखेंगे। यहां पर जो इनकी सदस्य संख्या है वो 250 निर्धारित की गई है, यानी राज्यसभा में जो सदस्य संख्या होगी वो
250 होगी। इसमें भी इसी प्रकार से राज्यों का और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व दिया गया है। केंद्र शासित जो प्रदेश हैं, जो क्षेत्र हैं, उनको प्रतिनिधित्व दिया गया है। कुल 250 सदस्य इसमें चुने जाएंगे। इसके साथ साथ सदस्य संख्या दोबारा से आप रिपीट कर सकते हैं कि लोकसभा में सदस्य संख्या निर्धारित की गई है 545 और राज्य जो राज्यसभा है जो हमारी, उसके अंदर सदस्य संख्या रखी गई है 250। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा निम्न सदन है लोकसभा, जिसमें सदस्य प्रत्यक्ष चुन करके आते हैं, उसकी सदस्य संख्या ज्यादा है। अगला अंतर कार्यकाल। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित है। 5 वर्ष के लिए चुनाव होता है। लोकसभा के कार्य जो सदस्य हैं वो 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ठीक इसी प्रकार राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अब यहां एक और अंतर जो महत्वपूर्ण है, ये अस्थायी सदन है। अस्थायी और ये स्थायी। अब मैं इसका अंतर आपको बता देता हूं, स्थायी और अस्थायी। लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष के लिए होता है, लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि जो सत्ताधारी दल है उसको किसी कारणवश बीच में ही इस्तीफा देना पड़ता है, या लोकसभा को किसी कारण से बीच में ही भंग कर दिया जाता है। कार्यकाल पूरा होने से पहले ही मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं, दोबारा से चुनाव किया जा सकता है। लेकिन राज्यसभा के जो सदस्य हैं, वो जो सदन है वो स्थायी है। एक बार सदस्य चुने जाने पर वो 6 वर्ष तक अपने उस संसद सदस्य के तौर पर काम करता रहेगा। इसके साथ साथ प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं और उसके स्थान पर उतने ही सदस्यों का चुनाव दोबारा से कर लिया जाता है। तो आप देखेंगे कि इसमें सदस्यता जो संख्या है वो पूरी हमेशा के लिए 250 निर्धारित ही रहती है। तो ये आपका स्थायी सदन हो गया, और इसमें अनिश्चितताएं बनी रहती हैं। समय से पहले विघटन हो सकता है लोकसभा का सदस्यों का, और सरकार दोबारा से मध्यावधि चुनाव की ओर जा सकती है, या कोई भी प्रधानमंत्री इस्तीफा दे सकता है, जिसके कारण ये चुनाव दोबारा हो सकते हैं। तो ये हमारा अस्थायी सदन है और ये हमारा स्थायी सदन है। अब अगला जो महत्वपूर्ण अंतर है, उस पर भी हम चर्चा करते हैं। चुनाव का जो है प्रक्रिया कैसे होती है लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की, उसके लिए देखिए, जो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका प्रत्यक्ष चुनाव होता है, और इनका अप्रत्यक्ष रूप से। इनका अर्थ समझिए, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का। प्रत्यक्ष को दिख रहा है कि आप इसमें सीधे जनता वोट डाल करके अपने पसंद के व्यक्ति को सांसद बनाती है, वो चुन करके लोकसभा में जाता है। यानी आपने जो वोट दिया है, जिसको वोट दिया है, जिसको सर्वाधिक वोट मिले हैं, वही व्यक्ति सांसद चुना जाता है लोकसभा के लिए। ठीक इसी प्रकार राज्यसभा में भी सांसदों का चयन होता है, लेकिन उसमें हम जनता को किसी प्रकार का सीधा हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है। तो तरीका क्या है
कि जो हमने वोट डाल करके विधानसभा के जो सदस्य चुने हैं, यानी हमने जो अपने अपने राज्यों के लिए एमएलए का जो चुनाव किया है, राज्य विधानसभा के जो सदस्यों का चुनाव किया है, विधानसभा के जो सदस्य हैं, ये जो सदस्य हैं वो वोट डाल करके उन सदस्यों का लोग राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाऊंगा। प्रत्यक्ष चुनाव लोकसभा में, मान लो मैं हरियाणा का उदाहरण देता हूं। हरियाणा लोकसभा की 10 सीटें यानी 10 सांसद चुने जाते हैं। हरियाणा से 10 सांसदों का चुनाव, जब भी लोकसभा का चुनाव होगा 10 सांसद चुने जाएंगे, यानी जनता जिनको सर्वाधिक वोट देगी अपने अपने क्षेत्र में, वो 10 सांसद चुन करके जाएंगे। और यहां हरियाणा में राज्यसभा की 5 सीटें हैं। तो इन 5 सीटों के लिए वोट कौन डालेगा? इन 5 सीटों के लिए विधानसभा के चुने हुए सदस्य वोट डालेंगे। यानी वोट डाल देने के लिए विधानसभा का सदस्य होना, एमएलए होना जरूरी है। वही वोट डाल करके इन राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। तो हमने देखा कि लोकसभा और राज्यसभा, यानी कि जो लोकसभा हमारा निम्न सदन है और राज्यसभा हमारा ऊपरी सदन है। इसके पश्चात जो इनके कार्य हैं, ये कार्य इनके दोनों के समान हैं, दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण है। सभी प्रकार के जो कानून बनाने का जो प्रक्रिया है, जो कार्य है, वो दोनों सदनों में किए जाते हैं। ये तो मैंने आपको बताया राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारी विधायिका है उसके जो पार्ट्स हैं, जो उसके प्रकार हैं कि लोकसभा और राज्यसभा। ठीक इसी प्रकार राज्य स्तर पर भी मैंने आपको बताया था। हम राज्य स्तर पर भी अब इसका अध्ययन कर लेते हैं। जो राज्य स्तर पर जो विधानमंडल है, अभी थोड़ी देर पहले ये भी समझाया था, विधानमंडल ये भी द्विसदनीय है। सदनीय की व्यवस्था की गई। द्विसदनीय मतलब जिसके 2 सदन हों। हमारे संविधान निर्माताओं ने ये विकल्प दिया था प्रत्येक राज्य को कि वो अपनी सुविधा अनुसार अपने राज्य में जो विधानमंडल है उसको द्विसदनीय रख सकता है, और या चाहे तो वो एक सदन का भी रख सकता है। विधानमंडल का जो बताया था वो ये विधानसभा और विधान परिषद। राज्य स्तर पर विधानमंडल द्विसदनीय, विधानसभा और विधान परिषद। बहुत से राज्य यानी कि कुल 7 राज्य ऐसे थे जिन्होंने द्विसदनीय विधानमंडल को अपनाया, जिसमें से एक जो हमारा जम्मू कश्मीर है वो अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो अब कुल 6 ऐसे राज्य बचे हैं जिन्होंने अपने विधानमंडल को द्विसदनीय बनाया है, और बाकी जितने भी हमारे राज्य बचे हैं 22, वो सारे के सारे एक सदनीय है, यानी कि उन सब में विधानसभा एक सदन ही है, और जो 6 हैं वो रखते हैं हमारे द्विसदनीय। अब द्विसदनीय रखने का मेन फायदा या मेन उसका लाभ क्या है वो हम आपको बताएंगे कि द्विसदन होने से क्या होता है। अभी ये भी बताऊंगा मैं आपको कि वो कौन से राज्य हैं कि जिन्होंने द्विसदनीय विधान मंडल की स्थापना की है। लेकिन सबसे पहले हम आपको उनके लाभ बता देते हैं कि राज्य स्तर पर विधायिका को या विधानमंडल को द्विसदनीय बनाने से क्या लाभ है। एक उदाहरण के तौर पर यदि मैं आपको कोई काम देता हूं और आपको करने के लिए बोलता हूं, तो हो सकता है कि उसमें आपको
ज्यादा समय लगे और ज्यादा अच्छा तरीके से आप नहीं कर पाओ। लेकिन ठीक इसी प्रकार यदि मैं उसी कार्य को दो व्यक्तियों को देता हूं तो जहां तक मैं सोचता हूं कि वो दो व्यक्ति मिलकर के उस कार्य को बेहतर तरीके से अच्छे ढंग से कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि जिस राज्य में दो स्तरीय विधानमंडल है, दो स्तरीय विधायिका है, तो वहां के जो कार्य हैं वो अच्छे तरीके से होंगे। ये तो आप सभी भली भांति जान ही गए होंगे। सबसे पहला कि इससे क्या होता है, जो कार्य का जो भार है, कार्य भार बट जाता है, कार्य भार बट जाता है। यानी कि पहले यदि कोई एक सदन का राज्य स्तर पर एक सदनीय विधायिका की स्थापना है तो उसके ऊपर बहुत सा ज्यादा कार्यभार होगा, जिसकी वजह से जो भी कानून वगैरह बनाते जाएंगे तो उसमें कोई बात छूट सकती है, जिसकी वजह से उनको परेशानी हो सकती है। दूसरा, यदि कार्यभार बंटने के साथ साथ बहुत से समाज के जो भी विभिन्न कार्य होते हैं उन सभी कार्यों का जो मूल्यांकन है, जो इवैल्यूएशन है, वो दो सदन जहां होंगे वहां अच्छे ढंग से होगा। विभिन्न प्रकार यदि कोई कानून बनाया जाता है तो उसमें कोई कमी रह सकती है एक सदन के तौर पर, तो वो हो सकता है कि दूसरे सदन में उसका मूल्यांकन ढंग से हो जाए। तो समाज के जो भी कार्य हैं, कार्यों का मूल्यांकन सही तरीके से हो जाता है, सही तरीके से हो जाता है, कार्यभार बढ़ जाता है। दूसरा, समाज के कार्यों का जो भी है वो मूल्यांकन सही तरीके से हो जाता है। और इसका तीसरा बेनिफिट ये है कि एक सदन द्वारा किया गया कार्य जब विचार के लिए दूसरे सदन में जाता है, जब दूसरे सदन में जाता है तो उसके ऊपर व्यापक विचार विमर्श होता है, जिसकी वजह से यदि पहले सदन द्वारा कोई कमी छोड़ दी गई है, किसी कारण से छूट गई है, तो वो कमी दूसरे सदन के द्वारा दूर की जा सकती है, दूर हो सकती है। तो दूसरे सदन सहायता करता है। तो आप देखेंगे बच्चों कि द्विसदनीय क्यों जरूरी है, कि राज्य में यदि द्विसदनीय है तो उससे पहला कार्यभार बढ़ जाता है और दूसरा समाज के जो कार्य होते हैं उनका मूल्यांकन हो जाता है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि मैं उन राज्यों के नाम बताऊंगा जिनमें द्विसदनीय विधान, पहले जम्मू कश्मीर में भी था लेकिन जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश में तब्दील हो गया है, इसलिए मैं उसका जिक्र नहीं करूंगा। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, और छठा है तेलंगाना। ये 6 राज्य हैं जिन्होंने अपने राज्य विधानमंडल में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना कर रखी है। यानी विधानसभा के साथ साथ इन्होंने विधान परिषद की भी स्थापना कर रखी है। तो दो तरीके से हमने इस चीज को अध्ययन कर लिया है कि सबसे पहले हमने ये जाना कि विधायिका क्या है और राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर इसके प्रकार क्या हैं। तो इतना जान लेने के बाद आपके दिमाग में ये प्रश्न उठता होगा कि जो हमारी संसद है वो क्या काम करती है। संसद, सबसे पहले हम संसद के कार्यों की चर्चा करेंगे। संसद क्या कार्य करती है।
प्यारे विद्यार्थियों, हमने पाठ के आरंभ में ही शुरुआत चर्चा के दौरान ही बताया था कि जो संसद है, भारत की जो संसद है, उसका जो मुख्य कार्य है वो कानून बनाने का है। तो आप देखेंगे कि जब भी कानून बनाने की बात आती है तो संसद ही कार्य मतलब उसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और कोई संस्था किसी प्रकार से भी कानून बनाने का कार्य नहीं कर सकती। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसका कारण लिखेंगे कानून बनाना। भारत की जो संसद है, जो विधायिका है, वो देश के लिए कानून बनाती है। जब भी किसी प्रकार की भारत देश को आवश्यकता होती है या जरूरत महसूस की जाती है किसी विषय को लेकर के, तो उस विषय पर जो कानून बनाने का काम है वो संसद का है। किसी बने हुए कानून में कोई सुधार करना है, जो संशोधन करना है, वो कार्य भी संसद के द्वारा ही संभव होता है। और यदि कोई कानून बहुत पुराना हो चुका है और अमल में नहीं है, उसको हटाने का कार्य भी संसद ही करती है। यानी नए कानून बनाना, संशोधन करना और हटाने का जो काम है वो संसद का ही है। इसके साथ साथ भारतीय संसद और भी बहुत से काम करती है, जो कि जितनी भी योजनाएं हैं उनके ऊपर व्यापक विचार विमर्श भी संसद में ही किया जाता है। जब भी किसी प्रकार का ये लगता है कि देश इस समय किसी विपत्ति में है या उसे कानून की कोई आवश्यकता है, तो भी संसद का जो काम है वो ही अपना निभाती है। तो इसके साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि नई योजनाएं बनाने का काम भी संसद का है, और उसमें किसी भी प्रकार से जो भी काम करना होगा वो संसद के सदस्य, जो संसद है वो नियुक्ति संबंधी कार्य भी करती है। नियुक्ति संबंधी कार्य से मेरा मतलब है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आदि का जो भी नियुक्ति संबंधी कार्य है वो संसद के द्वारा ही किया जाता है। यानी राष्ट्रपति का जब भी चुनाव किया जाएगा तो उस समय भी जो भी है वो सांसद ही वोट डाल करके राष्ट्रपति को या उपराष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को, उपाध्यक्ष को चुनते हैं। संसद हटाने संबंधी कार्य, पद से हटाने की। पद से हटाने संबंधी कार्य से मेरा मतलब ये है कि जितने भी मुख्य हमारे न्यायालय व्यवस्था में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं, यदि वो अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, तो उनके खिलाफ जो महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है, महाभियोग प्रस्ताव वो संसद में लाया जाता है, और यदि संसद उसको पास कर देती है तो संबंधित न्यायाधीश को पद से हटा दिया जाता है। तो संसद एक तरह से
मुख्यतः भारत के लिए कानून निर्माण करने का काम करती है। तो कानून जब निर्माण करती है तो कानून का निर्माण कैसे होता है? अब हम इस टॉपिक पे आएंगे कि कानून का निर्माण कैसे होता है। ये देखिए, हमने इस बात का अध्ययन कर लिया है कि कानून बनाने का कार्य हमारी संसद करती है और जिसके दो अंग हैं, राज्यसभा और लोकसभा। जो कानून बनाने का कार्य है वो संसद का है, दोनों सदनों का है। तो कानून कैसे बनता है, का निर्माण कैसे होता है? इस पूरी प्रक्रिया को समझने से पहले आपको ये जान लेना बहुत जरूरी है, कानून बनाने से पहले यदि कोई आवश्यकता महसूस की जाती है तो संबंधित जो शासक दल है, जिसकी इस पार्टी की सरकार है केंद्र में, वो विचार विमर्श शुरू करते हैं सबसे पहले और एक उस कानून से संबंधित खाका तैयार करते हैं, एक ड्राफ्टिंग करते हैं, एक प्रारूप बनाते हैं और उस प्रारूप को जो कानून के रूप में बाद में रूप लेगा, उस प्रारूप को विधेयक कहा जाता है। विधेयक यानी जो कानून बनाया जाना है उसकी जो आउटलाइंस हैं, जो उसका ड्राफ्ट है, जो उसकी रूपरेखा है, उसी पूरे में होती है। इसके पश्चात क्या होता है, अब मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं। विधेयक के प्रकार भी साथ साथ मैं आपको समझा देता हूं, आसानी रहेगी। सरकारी विधेयक सांसद द्वारा पेश किया जाता है। मंत्री पद पर कार्यरत सांसद द्वारा वो होता है सरकारी विधेयक। निजी विधेयक वो विधेयक होता है जो सांसद सरकार का हिस्सा नहीं है, यानी कि जो कोई पेश तो कोई भी सांसद कर सकता है। यदि वो सांसद मंत्री पद पर कार्यरत है, सरकार का हिस्सेदारी में है, तो वो सरकारी विधेयक कहलाएगा। और यदि एक साधारण सांसद उसको प्रस्तुत करता है तो वो निजी विधेयक की श्रेणी में आएगा। लेकिन जो शक्ति है विधेयक की, जो उसका महत्व है, वो दोनों का बराबर है, क्योंकि दोनों का जो उद्देश्य है वो कानून का निर्माण करना है। अब इसके साथ साथ विधेयक को हम थोड़ा सा इस प्रकार से भी बांट सकते हैं कि ये तो व्यक्तिगत रूप से हो गया, और अगर हम उसको कानूनी रूप में देखते हैं तो एक है वित्त विधेयक और एक साधारण विधेयक। वित्त विधेयक में वित्त संबंधी मामला होता है, वित्त संबंधी। साधारण विधेयक में कानून बनाना या संशोधन करना शामिल होता है, संशोधन शामिल होता है।
तो आप देखेंगे कि कानून का निर्माण करने के लिए सबसे पहले एक ड्राफ्ट होता है, एक प्रारूप होता है जिसे विधेयक कहते हैं। विधेयक को व्यक्तिगत रूप से पेश करने के हिसाब से दो भागों में बांटते हैं, सरकारी विधेयक और निजी विधेयक, और व्यक्तिगत रूप से उसको दो भागों में बांटते हैं, वित्त विधेयक और साधारण विधेयक। अब इसके चरण कैसे हैं, किस प्रकार से ये विधेयक कानून का रूप लेता है और किस प्रकार से ये आगे चलकर कानून बनता है, इस विषय में हम आपको अभी समझा देते हैं। विधेयक किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। जो भी नया कानून बनाया जाना है, ये कोई जरूरी नहीं है कि उसे लोकसभा में ही पेश किया जाए, वो राज्यसभा में भी पेश किया जा सकता है और वो लोकसभा में भी पेश किया जा सकता है। सिर्फ अंतर ये होना चाहिए, यदि वो वित्त विधेयक है तो वो केवल लोकसभा में सीधे रूप से पेश किया जाएगा। यदि साधारण विधेयक है, संशोधन विधेयक है, नया कानून विधेयक है, तो वो संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। तो उसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है? सबसे पहले संबंधित सांसद, मंत्री किसी भी सदन में अपना विधेयक प्रस्तुत करता है। उसके पश्चात उस सदन में उस विधेयक के ऊपर चर्चा की जाती है। चर्चा में बहस, वाद विवाद, सहमति असहमति, पर व्यापक रूप से चर्चा होती है। विधेयक पेश किया जाता है, चर्चा होती है, उसके गुण दोषों के ऊपर बहस होती है, विपक्षी दल उसके ऊपर उसकी आलोचना करते हैं, वाद विवाद होता है, सहमति असहमति होती है। दूसरा चरण, ये फर्स्ट स्टेप था। सभी प्रकार की जब बहस कंप्लीट हो जाती है तो उसके ऊपर साथ उसके ऊपर वोटिंग होती है। वोटिंग उस विधेयक के ऊपर कि क्या इसे इस सदन से पास किया जाए या नहीं। यदि सरकार का पास बहुमत है तो वो पास हो जाएगा, पास हो जाएगा, एक सदन से पास हो जाएगा। यदि राज्यसभा में पेश किया है और वहां पर बहुमत है तो राज्यसभा में पारित हो जाएगा। यदि लोकसभा में पेश किया है और लोकसभा में उस पार्टी का पूर्ण बहुमत है तो वो लोकसभा से पास हो जाएगा। एक सदन से पारित होने पर वही प्रक्रिया दूसरे सदन में अपनाई जाती है। उसी प्रकार चर्चा, बहस, वाद विवाद वहां भी होता है। हो सकता है कि पहले सदन ने उसकी कमियों को अच्छी प्रकार से नहीं देखा, तो हो सकता है इस सदन के नजर में वो गलती आ जाए और वहां पर बहस अच्छे तरीके से हो। ये प्रक्रिया पूरी होने पर यहां भी वोटिंग होती है और यदि यहां इस सदन में भी सत्ताधारी पार्टी का बहुमत है तो वो विधेयक पास होगा और पास होने के पश्चात अपने अंतिम चरण में राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा, स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। जब राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर कर देंगे
तो वो जो विधेयक का नाम दिया जा रहा था, वो विधेयक की जगह अब वो कानून बन जाएगा, कानून बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा। देखिए, पुनः एक बार संक्षेप रूप में मैं आपको कानून बनाने की जो प्रक्रिया है वो समझा देता हूं। शुरुआत में मंत्री के द्वारा या सांसद के द्वारा एक प्रारूप प्रस्तुत किया जाता है, जिसे हम विधेयक का नाम देते हैं। और उस विधेयक को, यदि वो साधारण विधेयक है यानी कि वित्त विधेयक नहीं है, तो उसे संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रस्तुत करने पर उसकी चर्चा की जाती है, उसके बारे में बहस होती है, वाद विवाद होते हैं, फिर वोटिंग होती है और वो पास होने पर दूसरे सदन में जाता है, वहां भी चर्चा होती है, बहस होती है, वाद विवाद होते हैं और वोटिंग होती है। यहाँ पास होने पर वो मसौदा, वो विधेयक राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए चला जाएगा और राष्ट्रपति के पास भी ये कुछ सविवेकी जो अधिकार हैं वो हैं। यदि राष्ट्रपति उस कानून से सहमत है तो हस्ताक्षर कर देगा। यदि राष्ट्रपति को ये लगता है कि इसके अंदर कुछ संशोधन किए जाने चाहिए, कुछ कमियां हैं, तो वो आपत्ति सहित सदन को वापस भेज देता है। और यदि सदन ने दोबारा से पास करके भेज दिए तो राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने ही होंगे, हस्ताक्षर करने ही होंगे। और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने पर वो विधेयक कानून का रूप ले लेता है। तो बच्चों, विधायिका का जो पार्ट है वो बहुत लंबा है। आज हम इसका एक पहला पार्ट ही करेंगे। जो बाकी जितने भी पार्ट के अंदर जो मसौदा बचा है वो हम आपको अगले सेशन में कराएंगे। यानी आज हमने इसका पार्ट 1 किया है, जिसमें हमने ये जाना है कि विधायिका क्या है, संसद क्या है, संसद के कितने सदन हैं, कितने उसके लिए उसके अंतर क्या है, और विधेयक किसे कहते हैं, कानून का निर्माण किन किन चरणों के माध्यम से किया जाता है, और विधानसभा और विधान परिषद में क्या अंतर है, लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर है। आज हमने इतना अध्ययन किया है। इसके अगले सेशन में हम आपका पूरा कवर करने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।